नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे आईटीएल आदर्श यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेव मैचिंग की। क्या होता है ये, कैसे काम करता है। अगर पिछला वीडियो आपने मेरा देखा है आईएमटी वाला, तो उसमें लास्ट में मैंने इस टर्म को यूज़ किया है, रेव मैचिंग को। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रेव मैचिंग पूरी तरह से कैसे काम करता है, क्या टेक्निकल टर्म्स हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए, रेव का मतलब होता है रिवॉल्यूशंस, और इसको पूरा समझने के लिए हम कहते हैं आरपीएम, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ये स्टैंडर्ड है। आरपीएस भी हो सकता है, आरपीएच भी हो सकता है, बट अब चूँकि आरपीएच कर देंगे तो फिर हमारे कोई कैलकुलेशंस के यूज़ में ही नहीं आएगा वो। तो इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं आरपीएम, यानी रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अब मैचिंग के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। एक अकेली चीज़ तो किसी से मैच कर नहीं पाएगी। तो क्या दो चीज़ें हैं? इंजन का आरपीएम और गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट का आरपीएम। अब जो थोड़े से टेक्निकल हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो कहेंगे अरे ये दोनों चीज़ें तो एक ही स्पीड पे चलती हैं भाई। इंजन का आउटपुट और इनपुट शाफ्ट ऑफ द गियर बॉक्स, ये तो दोनों एक ही स्पीड पे चलेंगे ना भाई जब चलेंगे। लेकिन वो तब चलेंगे जब आपका क्लच इंगेज होगा। इंगेज मतलब जुड़ा हुआ होगा। जैसे ही क्लच इंजन से डिसंगेज करेगा, दोनों की स्पीड अलग हो जाएगी। अगर आपने थ्रोटल नहीं दिया है तो इंजन आइडलिंग स्पीड पे आ जाएगा, और ये इंजन का गियर बॉक्स का जो इनपुट शाफ्ट है वो आपके गाड़ी के मोशन के हिसाब से अपनी स्पीड पे रहेगा, फिर धीरे धीरे वो कम होगा। खैर, इस पे अभी हम आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गियर क्या होता है। गियर जो है वो एक मैकेनिकल टर्म है, मैकेनिकल डिवाइस है जो आपके गियर बॉक्स में यूज़ होता है। जनरली स्पर गियर और हेलिकल गियर यूज़ होते हैं। बाकी गियर बहुत तरह के होते हैं, बेविल, वॉर्म, रैक एंड पिनियन, उन सब की हम बात बाद में करेंगे। अभी इतना समझते हैं कि एक जो सिंपल स्पर गियर है उनकी फंक्शनिंग क्या है। ये देखिए, दो गियर यहाँ पे मैंने बनाए हैं, आपस में मैश कर रहे हैं। मैश करना मतलब एक के साथ एक चलना। तो ए बड़ा गियर है और बी छोटा गियर है। तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए ए को कम रोटेशन लेना पड़ेगा, जबकि बी को ज़्यादा रोटेशन लेना पड़ेगा। तो इसी अंडरस्टैंडिंग से हमें ये मिल जाता है गियर रेशियो। गियर रेशियो का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर गियर किसी दूसरे गियर के साथ जब मैश कर रहा हो तो उसके कितने रोटेशंस पर पहला वाला गियर रोटेट कितने बार करेगा, यही हमारा गियर रेशियो है। मतलब यहाँ पे आप देखिए, ए कम बार रोटेट करेगा और बी ज़्यादा बार रोटेट करेगा। तो कोई तो लिंक बना दोनों के बीच में। वो जो लिंक बनता है वो बनता है उनके नंबर ऑफ टीथ से। मतलब किस गियर में कितने टीथ हैं, टीथ मतलब दांते, उसी से हम गियर रेशियो निकाल लेते हैं बड़े आराम से, और इसमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए, बड़े वाले का मैंने मान लिया कि इसमें 400 दांते हैं, और 100 वाले में मान लिया इसमें 100, छोटे वाले में मान लिया कि इसमें 100 दांते हैं। तो यहाँ से हमने गियर रेशियो निकाला 4। अब 4 का ये मतलब हुआ कि बड़े वाले के एक रिवॉल्यूशन पे छोटा वाला 4 बार रिवॉल्व कर जाएगा। ये बात समझ लीजिए। गियर रेशियो ए का मतलब है कि बड़े वाला जब एक बार घूमेगा तो उसको चलाने वाला गियर बी, मान लेते हैं कि बी चला रहा है इसे, तो बी 4 बार घूम जाएगा जब ये एक बार घूमेगा। तो यहीं से हमें स्पीड रेशियो भी मिल जा रहा है। ठीक है, उसी का उल्टा हम कर देंगे तो स्पीड रेशियो मिल जाएगा कि भाई ये 4 बार घूमेगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना उतने ही टाइम में, और इसकी स्पीड कम होगी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने इसको क्लियर कर दिया। इस पर अगर जैसे स्पर गियर, हेलिकल, बेविल, वॉर्म, इन सब का जो मैसिंग है और क्रॉस मैसिंग है, कैसे ये उल्टा चलने लगता है, कैसे घूमने लगता है, इन सब पे भी आगे हम कभी बात अवश्य करेंगे। लेकिन अभी मैं अपने टॉपिक से ज़्यादा डेविएट नहीं होना चाहता, इसलिए इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि जो रियल गाड़ियाँ चलती हैं वो कैसे चलती हैं। उनमें भी गियर्स होते हैं बहुत सारे। अब उसमें देखिए, फाइनल ड्राइव भी होता है, ओवर ड्राइव भी होता है, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। ओवर ड्राइव मैं इतना समझा देता हूँ कि जब गियर रेशियो 1:1 से कम हो जाए, मतलब इंजन की स्पीड से ज़्यादा गियर बॉक्स के आउटपुट की स्पीड हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं ओवर ड्राइव। उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। अब जैसे ओवर ड्राइव देखिए, ये जो 3 हैं ये ओवर ड्राइव के रेशियोज हैं। खैर, इसमें हम अभी थोड़ी देर बाद में आते हैं। अब देखिए, मैंने मान लिया कि कोई गाड़ी है जिसके गियर रेशियोज ये हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। और आपके कंपैरिजन के लिए, ताकि आपको ज़्यादा डाउट ना हो, मैं
एक गाड़ी है क्रेटा 1.6 पुरानी वाली, जो इस समय नहीं मिलती है, नई आ गई ना अब, तो क्रेटा 1.6 पुरानी वाली का भी गियर रेशियो, ये रियल है, ये क्रेटा का है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो इसी से मिलता जुलता एक गियर रेशियो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख लिया 3:1। अब 3 गियर रेशियो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट गियर में इंजन का रिवॉल्यूशन 3 बार होगा तो गियरबॉक्स की आउटपुट शाफ्ट 1 बार घूमेगी। समझ लीजिए कि अगर 3000 आरपीएम पे इंजन चल रहा है तो गियरबॉक्स की जो आउटपुट शाफ्ट है वो 1000 बार घूमेगी 1000 आरपीएम पे। यही होता है गियर रेशियो। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह तो हमने समझ लिया कि मतलब फर्स्ट पे 3 है, 2 है, 1 है। अब देखिए टॉर्क भी मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये ग्राफ आपको बताया, इससे आप क्लियर हो जाएंगे कि जैसे जैसे आपका गियर रेशियो बढ़ता जाता है आपका जो टॉर्क है वो भी बढ़ता जाता है। यहाँ से समझिए, इस वाले में टॉर्क ज़्यादा होगा बजाय कि इसके, इसी को कहते हैं टॉर्क मल्टीप्लिकेशन। लेकिन उसी के साथ गियर रेशियो के बढ़ने के साथ ही आपकी जो आउटपुट स्पीड है वो कम होती जाती है। कैसे? फर्स्ट गियर में गाड़ी धीरे चलती है, सेकंड में थोड़ी और तेज चलती है, थर्ड में और टॉप गियर में पूरी टॉप स्पीड तक जा सकती है। फर्स्ट गियर में तो टॉप स्पीड तक नहीं जाएगी ना, रेव लिमिटर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी वही फंक्शन है कि आपका गियर रेशियो जैसे जैसे कम हो, गियर रेशियो का मतलब गियर नहीं, गियर तो कम हो रहा है यहाँ। ये देखिए ये फर्स्ट गियर है, जब हाईएस्ट गियर रेशियो था तो फर्स्ट गियर है, और जब लोएस्ट गियर रेशियो है तो टॉप गियर है। टॉप गियर 5th भी हो सकता है, 6th भी हो सकता है, डिपेंड करता है गाड़ी पे। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम रियल सिनारियो में हैं, गाड़ी हमारी चलती है, जैसे उसी पूरी सीन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गाड़ी आपकी खड़ी है तो 0 की स्पीड पे होगी, आप फर्स्ट गियर डालेंगे, एक्सीलरेट करेंगे, मान लीजिए आप 40 की स्पीड तक जाते हैं। ये देखिए मैंने स्पीड रखी हुई है, ये सारा कैलकुलेटेड वैल्यू है, बिल्कुल रियल वैल्यू से मिलता जुलता है, क्योंकि समझाना है मुझे और मुझे खुद भी आसान हो समझने और कैलकुलेट करने में, इसलिए मैंने 3:1 लिया है। ये भी मैं ले सकता था, 3.7 भी ले सकता था, लेकिन फिर सारी वैल्यूज़ जो हैं होल नंबर में नहीं आती, सारी की सारी डेसिमल में चली जाती। तो अभी हमने मान लिया हम 40 गियर की स्पीड अटेंड कर लिए, फिर हमने क्लच दबाया और सेकंड गियर लगा दिया, तो इसके हिसाब से गियर रेशियो के हिसाब से हमारा इंजन का आरपीएम कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि 40 पे थे तो आउटपुट की तो हमेशा कनेक्टेड होती है, तो वो 1000 से फिर शुरू होगी गियरबॉक्स का आउटपुट। ये देखिए गियरबॉक्स का आउटपुट ये है, और सॉरी गियरबॉक्स का इनपुट ये है और आउटपुट ये है। ये इनपुट है, GB इनपुट, और ये है GB आउट। ठीक है, ये व्हील से आपके जाके मिलता है और ये इंजन से जाके मिलता है। उसी तरह हमने अपनी और स्पीड बढ़ाते गए, गियर चेंज करते आए, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। उसके बाद हमने 100 की स्पीड अटेंड कर ली। 100 की स्पीड में गियरबॉक्स का जो आउटपुट है, अच्छा एक चीज़ और होती है फाइनल ड्राइव, वो यहाँ पे कंसीडर मैंने की हुई है, लेकिन कहीं डिस्कशन नहीं किया है। कैलकुलेशन उसको कैलकुलेट करके ही है, बट यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इससे मिलती जुलती चीज़ नहीं है, वो क्योंकि कांस्टेंट चीज़ है, वो बदलती नहीं, तो इसलिए हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। अगले वीडियो में उसकी बात करेंगे। अभी 100 की स्पीड आपने गेन कर ली, अब बीच में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस आया तो आप 88 पे आ गए मान लीजिए। उसके बाद कोई एक गाड़ी आ रही है जिसे आपको ओवरटेक करना है। अब ओवरटेक करने के लिए कभी कभी क्या होता है, डाउन शिफ्ट ऑफ करते हैं गियर को। अब मान लीजिए 88 पे आपको किसी को ओवरटेक करना है, तो आप 5th गियर से डाउन शिफ्ट किया आपने 3rd गियर पे, तो देखिए 88 स्पीड है, स्पीड आपकी 88 ही है। लेकिन जैसे ही आप डाउन शिफ्ट करेंगे तो इनपुट जो है इन 5th गियर, आउटपुट शाफ्ट ऑफ द गियर बॉक्स वो 2200 आरपीएम पे चल रहा होगा। यहाँ पे देखिए ना 2200 आरपीएम पे चल रहा है। अब जैसे ही आप 3rd गियर लगाएंगे उस स्पीड पे, 88 की स्पीड पे, तो 3rd गियर का रेशियो देखिए 1 और 1 है, तो मतलब इंजन और गियर बॉक्स एक साथ चल रहे हैं। जैसे ही आपने 3rd गियर लगाया तो इंजन का आरपीएम क्या हो जाएगा,
तुरंत 2200 पे आ जाएगा, क्योंकि आउटपुट गियर बॉक्स का 2200 पे चल रहा था। तो ये देखिए जर्क आपको फील होगा, क्योंकि इंजन के अंदर इंजन ब्रेकिंग होती है। अब जैसे ही इंजन अपनी स्पीड से चल रहा है, अब उसको ज़बरदस्ती आप तेज़ चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपको एक जर्क फील होगा। डाउन शिफ्ट करते समय आपको जर्क लगा। अब भाई जो इंजन 1760 आरपीएम पे चल रहा था 5th गियर में, वो उसको एकाएक आप धक्का देके 2200 पे चलाने लगोगे तो जर्क तो लगेगा ना, वेयर एंड टियर भी होगा। और यहाँ तो मैंने केवल एक गियर लिया है 5th से 3rd, कुछ लोग 6th से 3rd आ जाते हैं, कुछ लोग 5th से 2nd चले जाते हैं, कुछ लोग यहाँ तक कि 4th से 1 चले जाते हैं। तो उसमें सोचिए कितना जर्क लगेगा। अब क्या होगा जब हम इसी गाड़ी में थ्रोटल ब्लिप का मतलब भी होता है रेव मैचिंग, उसको हम इंट्रोड्यूस कर दें। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा कि उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होंगे, वो स्पीड, गियर, थ्रोटल और क्लच सबसे डेटा कलेक्ट करेगा। कितनी स्पीड है, कौन सा गियर है मतलब था, और कौन सा गियर लगने वाला है या लग रहा है। उसके बाद थ्रोटल की पोजीशन क्या है, कहीं आपने ज़्यादा थ्रोटल तो नहीं दबा रखा है। अगर आपने ज़्यादा थ्रोटल दबा रखा है तो फिर उसका काम ही क्या है, वो नहीं करेगा कुछ या कर ही नहीं पाएगा। और अगर आपने थ्रोटल छोड़ा हुआ है तब वो अपना काम करेगा। उसके बाद क्लच इंगेज्ड है कि डिसएंगेज है, तो ये सारी बातें जो है सेंसर इकट्ठा करते हैं। उसके बाद ECU पे जाते हैं, ECU को दे देते हैं सारा डेटा। ECU कैलकुलेशन करता है। अब जैसे मैंने एक गियर के लिए कैलकुलेट किया ना कि 5th गियर में आउटपुट शाफ्ट 2200 पे चलेगी, इंजन 1760 पे चलेगा। अगर उसी स्पीड पे 3rd गियर लगा दिया जाए तो आउटपुट शाफ्ट 2200 पे चलेगा और इंजन धड़ाम से 2200 पे आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन मैंने एक गियर के लिए की है, लेकिन ECU में तो कंप्यूटर लगा हुआ है, वो तो प्रोग्राम है, उसे सारे गियर रेशियो पता है, हर पर्टिकुलर स्पीड पे वो कैलकुलेट कर सकता है। तो वो तुरंत कैलकुलेट करेगा कि इस पर्टिकुलर गियर में इंजन की आरपीएम कितनी होनी चाहिए। देखिए रिजल्टिंग इंजन आरपीएम उसने कैलकुलेट कर लिया। किसने? ECU ने। ECU ने कैलकुलेट करते ही थ्रोटल को अगर ज़रूरत है कि इंजन का आरपीएम बढ़ाया जाए स्मूथ इंगेजमेंट के लिए, तो वो तुरंत थ्रोटल ब्लिप कर देगा। कौन? ECU। अब जैसे ही थ्रोटल ब्लिप होगा तो आपकी देखेंगे आप गाड़ी में कि आपकी आरपीएम निडल अपने आप थोड़ी सी ऊपर गई है। आरपीएम निडल का टेक्निकल टर्म है टैकोमीटर। जैसे ही टैकोमीटर ऊपर जाएगा उस समय तक आप अपना क्लच छोड़ चुके होंगे, तो आपका जो ट्रांसमिशन में डाउन शिफ्ट का ऑपरेशन है वो बिल्कुल सीमलेस हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा भी है, आपने क्लच छोड़ा, स्मूथ डाउन शिफ्ट। अब देखिए ये चीज़ आपको लग रहा होगा तो ये तो डाउन शिफ्ट में ही खाली यूज़ होगी, अप शिफ्ट में यूज़ नहीं होगी, क्योंकि अप शिफ्ट में तो इंजन का आरपीएम हाई से लो आता है। यहाँ तो आपको जर्क फील होता है, वहाँ कम जर्क फील होता है या ना के बराबर जर्क फील होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेव मैचिंग अप शिफ्टिंग में भी यूज़ होती है अगर मैन्युफैक्चरिंग ने उसको डिज़ाइन किया है उस तरह। अब कैसे यूज़ होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने गाड़ी चल रही है आपकी और आप गियर बहुत स्लो लगाते हैं, आराम से क्लच दबाते हैं, फिर 2nd से 3rd आराम से आते हैं धीरे से, तो उतने देर में क्या होता है, उतने देर तो आप थ्रोटल से पैर हटाए रहेंगे, तो उतने देर में क्या होगा, आपका इंजन जो 2000 या 3000 आरपीएम पे चल रहा था वो धीरे धीरे अपने आइडियल स्पीड पे आ जाएगा। अब आइडियल स्पीड क्या है, किसी भी अगले गियर वाले इंगेजमेंट से तो कम ही होगी आइडियल स्पीड। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। स्पीड तो 700-800 होती है आरपीएम में। अब लेकिन 5th गियर अगर 100 की स्पीड पे चलेगा तो भी वो 2200-2500 के आसपास चलेगा, तो भी आपको रेव मैचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अप शिफ्टिंग में भी रेव मैचिंग का यूज़ होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि स्मूथ डाउन शिफ्ट एंड अप शिफ्ट। मेजर जो है वो डाउन शिफ्ट के लिए है ना। जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, एक बड़ा इसका जो सबसे बेहतरीन लाभ है वो ये है कि जब आप रेस कर रहे होंगे किसी से और आप जब डाउन शिफ्ट करेंगे तो आपको जो लैग है, क्योंकि इंजन अपनी उसी आरपीएम पे आ जाएगा जहां उसे होना चाहिए,
तो आप तुरंत वहीं से पिक करेंगे, तो आपके इंजन की परफॉर्मेंस, आपके गाड़ी की परफॉर्मेंस सब बिल्कुल ऑप्टिमम रहेगी। आपका 1 सेकंड का नुकसान नहीं होगा ड्रैग रेस या रैली रेसिंग में। उसके बाद आती है क्लच लाइफ। अब जैसे किसी चीज़ को, जैसे ये इंजन है, ये इंजन की फ्लाई व्हील है और ये क्लच है। मान लीजिए ये 1000 RPM पे चल रहा है और ये 2000 RPM पे चल रहा है, दोनों को आपस में एकाएक सटा दिया जाए धड़ाम से, तो क्या होगा, ये ज़बरदस्ती इसको घुमाएगा, तो हो सकता है एक आध बार ये स्लिप कर जाए। तो उस तरह यहाँ पे क्लच पे वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। जिस गाड़ी में रेव मैचिंग नहीं होगी उसमें क्लच पे वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा, तो हमारा क्लच लाइफ हमारी इम्प्रूव हो जाएगी अगर हम सारी गाड़ियों में रेव मैचिंग लगा दें तो। अब देखिए IMT जो है हुंडई का, उसमें रेव मैचिंग लगाया है उन्होंने ताकि क्लच की लाइफ बनी रहे, और चूँकि गियर भी वो मतलब क्लच भी वो खुद ही छोड़ता है, सिस्टम छोड़ता है मतलब रिलीज़ करता है, तो वो एक स्मूथ ऑपरेशन हो, पता ना चले बैठने वालों को कि क्लच लग रहा है, छूट रहा है, इसलिए उसमें रेव मैचिंग लगाया है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लेस एंड वियर एंड टियर की तो बात हमने कर ही ली, सब एक ही चीज़ है लगभग। लेकिन एक बात और है, ये सब कुछ हो तभी पाएगा जब आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल हो। मोटरसाइकिल हुई या पुरानी गाड़ियाँ हुई, आपने देखा होगा, आप एक्सीलरेट करते हो तो एक वायर होता है जो इंजन के कार्बोरेटर तक जाता है, ध्यान दिया है कभी? जब इसको घुमाते हो तो कार्बोरेटर में जो वाल्व होता है वो खींचता है, तो आपके इंजन की स्पीड बढ़ जाती है। अगर वो चीज़ आपकी गाड़ी में है तो ये फिर रेव मैचिंग उसमें नहीं लगाई जा सकती। कौन इंजन का वो RPM बढ़ाएगा कौन, जब इसमें सब कुछ आप ही को करना है? तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल होना मस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल क्या होता है, आपके थ्रोटल जो होते हैं, आपका थ्रोटल पैडल जो है वो वायर्ड तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली ECU से कनेक्टेड होता है, और ECU खुद एक मोटर के थ्रू थ्रोटल को ऑपरेट करता है, वही होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल। तो बिना इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल के ये सारा सिस्टम फेल है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि रेव मैचिंग के साथ मैंने अन्याय नहीं होने दिया है, और बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, और नहीं समझने की ज़रूरत है तो कोई बात नहीं। कुछ बचा तो नहीं? कुछ बचा तो ज़रूर बताइएगा, फिर आगे बात करेंगे। और इसके बाद हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं, गियर्स पे भी बात करने वाले हैं, और ओवर ड्राइव, फाइनल ड्राइव, ये सब क्या होता है इस पर भी बात करूँगा मैं। मेरा यही टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे ये सब लगता है, तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। और कोरोना तो है ही है, घर में बैठ के करना क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो कुछ कमेंट करिए और लाइक करिए। नमस्कार।